Students, in the last class we have discussed the Newton's second law. Now we will continue it. Let's discuss about the Newton's third law. What do you mean by Newton's third law? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. लेट इट इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इसे थोड़ा हम अच्छे समझ लेते हैं. बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर को समझने में दिक्कत होती है. दीज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट साइमल्टेनियसली एंड दे आर ड्यू टू द सेम इंटरेक्शन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर एंड दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज. देखो इस बात को समझते हैं हम कैसे. फॉर एग्जाम्पल, there is a block of mass m, it is placed on a surface. ये सरफेस पर प्लेस्ड है तो इस ब्लॉक का हमारा एक वेट होगा नीचे की तरफ. वेट विल बी mg. तो इस वेट mg के वजह से ये ब्लॉक है उस सरफेस पे हमारा एक फोर्स लगा रहा है. उस फोर्स की वैल्यू कितनी है? mg. तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक इस पर जो ये सरफेस है वो ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है. इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट इज इक्वल्स टू n. तो यदि मैं मास m की बात करूं तो मास m पर दो फोर्सेस लग रहे हैं. एक नीचे की तरफ mg, ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन. बहुत बार स्टूडेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि हियर n एंड mg आर एक्शन रिएक्शन पेयर. नो, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. एक्शन रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो दे एक्ट ऑन दी डिफरेंट बॉडीज. दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. जो हमने एक फोर्स लगाया उस फोर्स के वजह से, जैसे हमने किसी बॉडी पर कोई 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो इस 10 न्यूटन फोर्स की वजह से उस बॉडी के द्वारा भी इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया जाएगा. डेट इट्स रिएक्शन फोर्स. बात समझ में आई? तो दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज एंड दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर. जब ये डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं तो दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर. यहां पर n और mg की बात की जाए तो दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन. ये बात आपको समझ में आ गई. चलिए एक एग्जांपल से बता रहे हैं. मान लेते हैं ये दो ब्लॉक्स रखे हुए हमारे a एंड b. अब इसे हम प्रेस करते हैं इस तरफ, किसी फोर्स लगा दिया हमने. तो अब क्या होगा? जब हम a की बात करेंगे तो a पर एक फोर्स लगा रहा हमारा F. अभी मैं सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहा हूं. और ये ए बी को क्या करेगा? ए बी को राइट डायरेक्शन में पुश करेगा तो बी भी इसे लेफ्ट डायरेक्शन में पुश करेगा. ये फोर्स कितना होगा? मान लीजिए दिस फोर्स इज एन ए बी. एन ए बी का मतलब क्या हो गया? ऑन ए ड्यू टू बी. तो बी पर कितना फोर्स लगेगा? तो जब B ने इस पर फोर्स एन ए बी लगाया इतना ही फोर्स A द्वारा B पर लगेगा, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट. तो दिस फोर्स विल बी एन बी ए. नाउ दीज देख लो आप, एन ए बी और एन बी ए की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम. यदि ये 10 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी 10 न्यूटन होगा बट डायरेक्शन हमारी अपोजिट है. तो आप देखेंगे यहाँ पर एन ए बी एंड एन बी ए आर एक्शन रिएक्शन पेयर. ये हमारे क्या है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है और दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज. तो लीनियर मोमेंटम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
if net external force acting on the body is zero, then momentum is conserved, or we can say that in an isolated system, the momentum, net linear momentum is conserved. So if in any system net external force acting on the body is zero, if net external force acting on the body is zero, then momentum, that is linear momentum की बात यहाँ हम कर रहे हैं, then linear momentum is conserved. We have studied that F is equals to dp upon dt. So if external force acting on the body is zero, then we can say that dp upon dt is zero. और किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब वो क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट हो. इसका मतलब p इज कांस्टेंट. p कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? वी कैन से दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. मोमेंटम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं. एग्जाम्पल इज रिकॉइलिंग ऑफ द गन. महसूस भी किया हो कि यदि हम गन को फायर करते हैं तो पीछे की तरफ धक्का लगता है. ये पीछे की तरफ जो धक्का लगा, डेट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ द गन. डेट वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लेट्स डिस्कस इट. रिकॉइलिंग ऑफ ए गन. So suppose small m is the mass of bullet and capital M is the mass of gun. Initially both bullet and gun are at rest. Now since these are at rest, hence their velocities are zero, or we can say that the initial momentum is zero. This is your first equation. After the firing of the bullet, after firing of bullet, suppose V1 is the velocity of bullet and V2 is the velocity of gun. Now कोई यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वी कैन से डेट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, initial momentum is equals to final momentum. Initial momentum is zero, final momentum क्या हो जाएगा? तो mass of the bullet is m and velocity of the bullet is v1. It is a vector quantity, तो m v1 vector plus m, that is mass of the gun capital M into v2 is equals to zero, or we can say that v2 is equals to minus of m अपॉन कैपिटल M इंटू V1. यहां पर माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन ये शो कर रहा है दैट वेलोसिटी ऑफ द गन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बुलेट. दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ द गन. दिस इज कॉल्ड रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन. तो गन की आपकी अब बैकवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी, सो दैट इससे हमें धक्का ना लगे जोर से, तो वी हैव टू होल्ड द गन वेरी टाइटली व्हेन वी फायर द बुलेट. तो दीज आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द. नाउ वी विल कंटिन्यू इट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस? If we talk about the equilibrium, then equilibrium means system
is in equilibrium means, now let's talk about the equilibrium. Equilibrium means क्या हो गया? Rotational equilibrium as well as linear or translational equilibrium. In this chapter we will discuss about only the linear equilibrium. तो इक्विलिब्रियम मीन्स अभी के लिए हमारा क्या है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जब हम रोटेशन पढ़ लेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, ना ही बॉडी चले, मीन्स सॉरी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो एंड द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, मीन्स बॉडी मस्ट बी इन द रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी हम सिर्फ लीनियर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इट मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि एक्सीलरेशन इज जीरो और वी कैन से दैट कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें हम एक बहुत अच्छा सा एक थ्योरम है जो पहले हम पढ़ भी चुके हैं, उसे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली थ्री फोर्सेस। सपोज देयर आर थ्री फोर्सेस प्रेजेंट, F1, F2 एंड F3। सपोज F1 के सामने वाला एंगल अल्फा, F2 के सामने वाला एंगल बीटा एंड F3 के सामने वाला एंगल गामा है। देन एंड दीज ऑल थ्री फोर्सेस आर कीपिंग द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये तीनों फोर्सेस की वजह से हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो यदि ऐसा हो रहा है देन वी कैन से दैट F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। कई बार इससे हम काफ़ी क्वेश्चंस बचाने से, लिखने से बच जाते हैं और आंसर्स हमारा आसानी से आ जाते हैं, लेकिन ये हमारा तभी सही रहता है व्हेन वी हैव ओनली थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी और सिस्टम। अब हम फ्री बॉडी नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम्स को बनाना सीखेंगे। यदि हमें मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ना है तो फ्री बॉडी डायग्राम्स हमें अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स का मतलब क्या होता है कि बॉडी पर कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उनको मेंशन करना, इंटरनल फोर्सेस नहीं, पूरे उस पर कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उनको मेंशन कर देते हैं एंड दैट डायग्राम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ने से पहले हमें कुछ फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। Let's discuss about the forces, their direction, then we will make the free body diagrams of the some configurations or questions. Now, first of all, we will study about the normal reaction. Normal नाम से भी पता चल रहा है कि it is always perpendicular to the surface at the point of contact. आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सपोज अ बॉडी ऑफ द मास m इज रिसाइडिंग ऑन अ सरफेस, तो इसका इस पर लगने वाले फोर्सेस की बात करोगे तो mg विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन अब अभी हम mg की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कभी भी यदि कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखी हुई है तो उस पर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फॉर दिस केस। ये तो बड़ा आसान हो गया, यहां पर हमें सरफेस पता थे, हमने बता दिया। चलो हम एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज कोई स्फीयर और कोई बॉल रखी हुई है आपकी किसी सरफेस पर। नाउ वी वांट टू ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम। चलो हम नॉर्मल रिएक्शन अकेले की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर लगेगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पर दी होगी आपकी नॉर्मल रिएक्शन। चलो यहां तो क्या था कि हमें सरफेस इजीली विजिबल थे। अच्छा ऐसे नहीं होता, कुछ इस तरीके से हो,
अब आपको यदि फ्री बॉडी नॉर्मल रिएक्शंस को बताना हो, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मतलब है इसके परपेंडिकुलर। सपोज दिस इज N1, तो ये N1 हो जाता और यहां पर दिस विल बी N2। तो कुछ इस तरीके से हमें नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में पता चलता है। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंशन क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इट अराइजेस ऑन अ स्ट्रिंग व्हेन इट इज पुल्ड। तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कई बार पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यू हैव टू रिमेंबर इट दैट टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच अराइजेस when string is pulled, when string is pulled। जैसे मान लेते हैं हम अभी मास ऑफ द स्ट्रिंग को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल मतलब उसको खुद की वजह से कोई भी टेंशन नहीं होगी। मैं यहां पर कोई ब्लॉक यहां पर इस पर लगा दूं तो स्ट्रिंग आपकी टाइट हो जाएगी। क्यों? जब हमने ब्लॉक ऑफ द मास m लगाया तो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ फोर्स mg लगेगा, उस mg की वजह से यहां पर एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। तो टेंशन हमारी कैसी होगी? टेंशन ऑलवेज एक्ट्स इक्वल एंड अपोजिट। किसी भी स्ट्रिंग में हमारी जो टेंशन है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमारी एक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू किसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उस अकॉर्डिंग हम टेंशन की डायरेक्शन को डिनोट कर लेते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, यदि हम किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। ये हमेशा कैसी एक्ट करती है? अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी कहां पर कौन सा फोर्स कैसे लग रहा है और हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो नाउ लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स। फ्री बॉडी डायग्राम्स आपको ध्यान रखना है, फ्री बॉडी डायग्राम्स में सिर्फ और सिर्फ हमें एक्सटर्नल फोर्सेस पर फोकस करना है। इंटरनल फोर्सेस को हम फ्री बॉडी डायग्राम्स में ड्रॉ नहीं करते हैं। इन द शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड FBD। तो कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स को हम ड्रॉ करके देखते हैं। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई ब्लॉक जिसका मास m दिया हुआ है और ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है। अब आपसे बोला जाए कि ड्रॉ द FBD ऑफ मींस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, तो इसको हमने अलग से ड्रॉ किया। पहले इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg और इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ n। नाउ दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m। Now suppose these are two blocks A and B and we want to draw the FBD of both blocks। तो अब हम दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले FBD ऑफ A का फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। A पर लगने वाले फोर्सेस को हम मेंशन करें। मास ऑफ दी A सपोज हमने MA मान लिया, तो नीचे पर इस पर फोर्स लगेगा mg फोर्स लगता है, तो नीचे की तरफ mg फोर्स। ये सरफेस पर रखा हुआ है तो सरफेस की वजह से इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। सपोज दिस नॉर्मल रिएक्शन इज N1। यहां पर देखो अगेन ये आपका कैसा है, सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। जब भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होंगे तो सरफेस की वजह से उस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। तो यहां पर सपोज दिस इज N2। क्या इस पर और कोई फोर्स लग रहा है? बिल्कुल। ये देखो ये बॉडी यहां पर आपकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है, तो ये इस तरफ और फोर्स लगेगा मींस इनवर्ड डायरेक्शन में। दैट विल बी एक्टिंग force acting on A due to B, or we can say that normal reaction on A due to B. These are the forces acting on the body A. तो हमारा A का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। चलो हम B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अच्छे से देखना यहां पर कौन सी चीजें
हमने कंसीडर की हैं और कैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यदि मैकेनिक्स में आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख जाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो अब आसानी से उसे हम सॉल्व कर लेंगे। यदि फ्री बॉडी डायग्राम में आपको दिक्कत होती है तो मैकेनिक्स में आपको पूरे टाइम प्रॉब्लम रहेगी। ऑब्वियस सी बात, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो मास की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg। हमने इसका मास mb मान लिया क्योंकि ब्लॉक b है। अच्छा, क्या ये हमारा जो ब्लॉक बी है वो सरफेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहीं टच कर रहा है? जब तक कि सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा। तो यहां पर ऊपर की तरफ कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। लेकिन इस वाली सरफेस के साथ कांटेक्ट में, वॉल के साथ, जब इसके साथ कांटेक्ट में तो इसके द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। सपोज इसे हम मान लेते हैं N3। अब ए के साथ ये कांटेक्ट में है तो उतना ही फोर्स जितना हमारा NAB है वो हमारा लगेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस विल बी NBA। एंड डायरेक्शन की बात करें तो NAB इज अपोजिट टू दी NBA। ये स्ट्रिंग से इस तरीके से बंधा हुआ है। वी हैव टू फाइंड दी टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो लेट्स ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दी ब्लॉक। FBD हमने ड्रॉ किया जब, तो देखो M पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। एक तो M पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, और रस्सी की वजह से जो हमारा फोर्स लगेगा इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दी बॉडी। ये कितना हो जाएगा आपका T। तो यहां ये मूव तो कर नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी इज 0। जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो वी कैन से दैट T इज इक्वल्स टू mg। m इज 10, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, देन टेंशन इज 100 न्यूटन। नाउ इट इज गिवन दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। Find T1, T2, T3 and T4. Find T1, T2, T3 and T4. हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हम क्या करते हैं, सभी के फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं। हम सबसे पहले FBD ऑफ दी ब्लॉक का FBD बनाते हैं। तो सपोज टेंशन हियर इज T। हम इसे सपोज कर लेते हैं कि यहां पर टेंशन कितनी है? T है। आप FBD बनाते जाइए, आपके देखो आंसर्स आसानी से आते जाएंगे। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी इज 0। देखो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना, टेंशन T हो गया, नीचे की तरफ फोर्स आपका mg। तो m की वैल्यू 10 है, g की वैल्यू 10 है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा आपका? 100 न्यूटन। इक्विलिब्रियम में इसके अलावा इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहे हैं, तो वी कैन से दैट T इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। इसकी हमें जरूरत नहीं है, लेट इट बी T इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। FBD ऑफ द ब्लॉक। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट A का FBD बनाते हैं। FBD ऑफ पॉइंट A। पॉइंट की बात करें उस पर कोई मास तो होता नहीं है पॉइंट का, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें डाउनवर्ड mg कोई ऐसा फोर्स नहीं लगेगा। तो पॉइंट A पर लगने वाले फोर्सेस की बात करें, टेंशन फोर्सेस आर ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम दी। इस रस्सी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में T। इधर आपका हो गया T1 एंड ये आपका एंगल कितना, दूसरी जो ये रस्सी है इट इज 30 डिग्री, तो ये आपका इधर 30 डिग्री पर कितना होगा? T2। अब हम क्या करते हैं, जब भी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो हम फोर्सेस को x और y डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देते हैं। तो T2 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T2 cos 30 एंड हियर इट इज T2 sin 30। तो नाउ सिंस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स इज 0 एंड नेट वर्टिकल डायरेक्शन में भी आपका फोर्स 0 हो जाएगा। तो वी कैन से दैट T2 cos 30 इज इक्वल्स टू T। तो T2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? √3/2
एंड टी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 100 न्यूटन। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 अपॉन √3 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। ठीक, चलो हमें T2 पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, B पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। B पॉइंट का यदि हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो इससे हमें क्या आएगा, हम ध्यान रखते हैं कि T की वैल्यू हमारे पास 100 न्यूटन आ गई और T2 इज 200 अपॉन √3। FBD ऑफ पॉइंट B। पॉइंट B पर लगने वाले फोर्सेस, तो T2 आपके इस डायरेक्शन में है, दिस इज T2। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, यदि ये एंगल आपका 30 है 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। T3 इधर होगा एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री और वी कैन से दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 30 डिग्री। और जो T4 है, T4 यहां से 60 डिग्री पर, दिस इज T4 एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम T3 और T4 की वैल्यू भी निकालना चाहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी को x और y में रिजॉल्व कर देंगे। तो T4 के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इधर हो गया आपका T4 cos 60, हियर इट इज T4 sin 60। T2 के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इस तरफ हो गया आपका T2 cos 30 और इस तरफ हो गया आपका T2 sin 30। यहां से हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगे हम और इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलो सबसे पहले बात करें, ये आपका जो पॉइंट B है, इट इज एन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट B इन x डायरेक्शन इज 0, इन y डायरेक्शन इज ऑल्सो 0। सॉरी, हम y डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है T4 cos 60, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है आपका T2 cos 30, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। वी कैन से दैट T4 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30। वैल्यूज रख दीजिए, T4 cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू T2 इज 200 अपॉन √3 एंड द cos 30 इज √3/2। तो यहां से आपको T4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो T4 इज 200 न्यूटन। अब यहां पर हम निकालते हैं, हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो T2 sin 30 प्लस T3 इज इक्वल टू T4 sin 60। तो T2 की वैल्यू कितनी है, तो T2 इज 200 अपॉन √3, sin 30 इज 1/2 प्लस T3 हमें निकालना है, T4 इज 200 एंड sin 60 इज √3/2। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहां पर 100/√3 प्लस T3 इज इक्वल टू 100√3। यहां से हम T3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो T3 विल बी इक्वल टू 100√3 माइनस 100 अपॉन √3 और यहां पर √3 को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आपका 300 माइनस 100, तो 200 अपॉन √3 न्यूटन। तो these are some questions related to the FBD। in the next class हम कुछ और questions को solve करेंगे।